नमस्कार साथियों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने इस्लाम का उदय कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, और इस दूसरा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम को हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने उसी लेक्चर में हम लोग तुर्क आक्रमण के बारे में भी पढ़े थे। तुर्क आक्रमण में हमने जो महमूद गजनवी था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी पर होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा अपने लेक्चर पे चलते हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो अगर आप उसे देखकर इस लेक्चर को देखने जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सीधा हम लोग चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मोहम्मद गौरी जो था वो उसका जो वास्तविक नाम था वो शिहाबुद्दीन था, और उसका जो साम्राज्य था उसका जो साम्राज्य का जो केंद्र था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का शासक था। तो ससबनी वंश जो था वो 1155 ईस्वी में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह लूटा और उसे उसे पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। तो ये वही गजनी था जिस पर जो महमूद गजनवी शासन किया करता था। महमूद गजनवी की जब मृत्यु हो जाती है 1030 में, हमने आपको पहले ही बताया था उस दिन लेक्चर में, 1030 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जो उत्तराधिकारी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं रहते हैं। तो इसका जो राज्य होता है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। उसमें उसी में से एक गौर प्रदेश होगा, और गौर प्रदेश का ही एक जो मतलब प्रमुख होगा अलाउद्दीन हुसैन जो रहेगा, वो क्या करेगा, गजनी को बुरी तरीके से लूटेगा और उसको जलाकर नष्ट कर देगा, जिस कारण इसका जो नाम पड़ता है जहां सोच कहा जाता है, विश्व को जलाने वाला। ठीक है, तो ये जो अलाउद्दीन हुसैन था इसका उपाधि एक थी जहां सोच के नाम से भी जाना जाता। ठीक है, अलाउद्दीन 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का जो चचेरा भाई था गयासुद्दीन, जो इसका बड़ा भाई भी था, मतलब शिहाबुद्दीन जो था गौरी, उसका ये बड़ा भाई गयासुद्दीन, ये क्या करेगा, गौर का शासक बनेगा 1163 ईस्वी में, और 1163 से लगाकर ये 1203 तक गौर का शासक रहेगा। ठीक है, गयासुद्दीन का जो छोटा भाई रहेगा उसका नाम शिहाबुद्दीन, इसी का नाम गौरी था, जिसने 1173 में दोबारा से गजनी को जीतेगा, और गौरी स्वतंत्र शासक होते हुए स्वयं को अपने बड़े भाई के गयासुद्दीन के अधीन मानता था। ये जो मोहम्मद गौरी था, ये इसका जो बड़ा भाई था गयासुद्दीन, वो हमेशा उसका बहुत सम्मान करता था, और जो शासन करता था उसी के अंडर मतलब ये करता था, स्वतंत्र शासक होते हुए भी अपने मतलब ये अपने आप को अपने भाई के अधीन रखता था, और कभी भी मतलब हमेशा अपने भाई का रिस्पेक्ट करता था और उसी के अधीन वो शासन करता था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो पूरा घुरिंद एम्पायर है, इसी को गौरी एम्पायर कहा जाता है, और ये पूरा घुरिंद एम्पायर है। देखिए यहाँ पर गजनी है, और ये पूरा जो एम्पायर है ये गौरी का एम्पायर होगा। ये धीरे धीरे पूरे भारत में मतलब भारत में इस एरिया में पूरा विस्तार करेगा, और ये इसके माध्यम से समझ सकते हैं मोहम्मद गौरी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका जो मोइजुद्दीन नाम है, ये जब राजा बनेगा 1203 ईस्वी में, मतलब शासक बनेगा जब इसका भाई की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ये उपाधि रखेगा मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी एक ऐसे शासक के रूप में जाना जाता है जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। चूंकि महमूद गजनवी इससे पहले जो आक्रमण होते थे, जैसे महमूद गजनवी भारत आया तो वो क्या करता था, सिर्फ यहाँ लूटता था और मंदिरों को तोड़ता और काफी धन दौलत लूट के यहाँ से ले जाता था। उसका कोई मतलब ऐसा मकसद नहीं था कि यहाँ भारत में साम्राज्य स्थापित करना है। चूंकि गौरी जब आएगा तो वो लूटेगा तो है ही, साथ में वो क्या करेगा, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का पूरी तरीके से प्रयास करेगा, और अंततः 1152 कई सारे युद्ध लड़ेगा, जिसमें काफी कुछ युद्ध में जीतेगा और एक दो युद्ध में इसको हार का भी सामना करना पड़ेगा। अंततः ये 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके अजमेर पर अधिकार कर लेगा, और अजमेर साथ में दिल्ली पर भी अधिकार कर लेगा। फिर इसके बाद से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगा। उसी का एक जो सेनापति रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी को मतलब उसी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। आगे हम लोग उसको देखेंगे। मिनहाजुल जो चूंकि ये भारत पर आक्रमण करेगा, तो इन सब आक्रमणों के बारे में जो हमें प्रमाणिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बारे में हमें जो मिनहाजुल सिराज की बुक थी तबकाते नसीरी, ठीक है, इस बुक के माध्यम से हमें इनके जो विजय थे, भारत विजय के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है तबकाते नसीरी किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण, रीजन फॉर गौरी इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो सबसे जो इसका कई सारे इसके कारण रहेंगे भारत आक्रमण के, साम्राज्य विस्तार,
जो मोहम्मद गौरी था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो चाहता था कि अपने साम्राज्य को और ज्यादा हम विस्तार करें, ठीक है। दूसरा जो इसका मेन कारण था इस्लाम का प्रचार, क्योंकि ये कट्टर मुसलमान भी था, तो ये चाहता था कि हम अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। और धन की प्राप्ति, तो जितने भी आक्रमण हुए उन सबका एक एक कारण तो ये रहता ही था कि भारत एक बहुत धनाढ्य देश है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सोना चांदी और क्या बोलते हैं इसका, ये मतलब मसाले वगैरह पाए जाते हैं, तो जिस कारण इनको मतलब बहुत सारा धन प्राप्त होता था, जिससे ये क्या करते थे, जो अपना साम्राज्य विस्तार करते थे, ये सोचते थे अगर भारत पर हम अटैक करेंगे, धन हमको प्राप्त होगा तो हम अपने साम्राज्य को अच्छे से चला पाएंगे। गौरी का जो बड़ा भाई गयासुद्दीन से इसका एक समझौता भी होता है कि आप पश्चिम की ओर विस्तार करेंगे और हम पूरब की ओर विस्तार करेंगे। तो प्रमुख अभियान यानी मेजर कैंपेनिंग हम इसके देखेंगे तो मोहम्मद गौरी के समय उत्तर पश्चिम भारत में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। इसमें लाहौर में खुसरो शाह था, मुल्तान में करमाथी थे, सिंध में सुमरा वंश का शासन था। तो इस समय जब भारत पर अटैक करता है तो जो लाहौर में रहेगा वो खुसरो शाह का शासन रहेगा, मुल्तान में करमाथियों का शासन रहेगा और सिंध में सुमरा वंश का शासन रहेगा। मोहम्मद गौरी जो भारत पर अटैक करता है वो गोमल दर्रे से करेगा। तो ये बात हम याद रखेंगे क्योंकि अक्सर कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किस दर्रे से मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसका जो फर्स्ट अटैक होगा यानी पहला आक्रमण जो होगा, फर्स्ट अटैक 1175 एडी में मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं पर हुआ था, ठीक है। इसका जो पहला अटैक होगा 1175 ईस्वी में करमाथी जाति के सियाओं पर होगा और उन्हें पराजित कर देगा बहुत ही आसानी से। तो जो कि अब इनको पराजित कर देगा तो इसका मनोबल बढ़ जाएगा। वहीं पर एक जो राज्य था उसमें भट्टी का जो राजा रहता था शासन करता था, ठीक है। कहा जाता है कि इसकी जो पत्नी थी भट्टी की जो, उससे ये मोहम्मद गौरी मिलता है और उससे उसके साथ षड्यंत्र रचता है और उसके पति की फिर हत्या कर देगा। उसके बाद आगे चलकर ये निचले सिंध का जो क्षेत्र रहेगा उसको भी जीत लेगा। इस प्रकार से जब वो मुल्तान, उच्च और सिंध पर कब्जा कर लेगा तो उसका जो मनोबल होगा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको लगने लगेगा कि अब हम किसी भी प्रदेश को जीत सकते हैं। इसी मतलब आवेश में आकर वो क्या करेगा, सीधा के गुजरात पर अटैक कर देगा 1178 ईस्वी में, क्योंकि ये अनुमान लगा के आता है कि हम गुजरात को आसानी से हरा देंगे। तो जब ये गुजरात पर अटैक करता है तो वहां पर गुजरात के अलिनवाड़ा के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी की सहायता से मोहम्मद गौरी को माउंट आबू के निकट पराजित कर दिया। तो जब ये जो युद्ध होगा वो माउंट आबू के निकट में होगा, तो इसलिए इसका एक जो इस युद्ध का नाम माउंट आबू का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिए, अगर कभी पूछ ले कि माउंट आबू का युद्ध कब हुआ तो आप 1178 याद रखिए, गुजरात पर आक्रमण या माउंट आबू का युद्ध। इसमें क्या होगा, इसकी जो माँ रहती है मतलब मूलराज द्वितीय जो रहता है, इसकी माँ नायिका देवी विधवा माँ रहेगी, वो उसकी सहायता से क्या करेगा, इसको गौरी को पराजित कर देगा। गौरी यहाँ बुरी तरीके से मतलब पराजित होगा और पराजित होकर इसको कहा जाता है कि इसको बंदी बना लेगा, फिर बाद में कुछ समय बाद छोड़ देगा। और इसके बाद गौरी चूंकि अब यहाँ जब हार जाएगा तो ये अब इसको लग जाएगा कि अब गुजरात के रूट से हम भारत तक आक्रमण नहीं कर सकते, तो वो क्या करेगा, अपना रूट बदल लेगा और पंजाब की ओर बढ़ना आरंभ करेगा और फिर पंजाब से होकर अटैक करेगा, ठीक है। आगे हम लोग गौरी ने गजनी वंश भारत में अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। जो खुसरो शाह था ये गजनी वंश का अंतिम शासक था, यामनी वंश का, जो उसी महमूद गजनवी वाले, उसको परास्त करके लाहौर को जीत लेगा। और इस अभियान में उसका जो मदद करेगा वो जो राजा थे मतलब जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी का सहयोग किया था, ठीक है। गौरी के सहयोग से ये गजनी के जो खुसरो शाह रहेगा इसको परास्त कर देगा। 1185 में मोहम्मद गौरी ने सियालकोट को जीत लिया। 1185 एडी में मोहम्मद गौरी कंसिक्वर्ड सियालकोट, ठीक है। 1186 में मोहम्मद गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। खुसरो मलिक को बंदी बनाकर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1192 गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक की हत्या कर देगा। ये गजनी जीतता है, उसके बाद इसको छोड़ देगा। फिर 1186 में क्या करेगा, मतलब दोबारा विद्रोह करने लगा, तो पुनः गौरी आएगा 1186 में इस पर आक्रमण करेगा और खुसरो मलिक को जो बंदी बना लेगा, बाद में इसको ले जाके 1192 ईस्वी में इसका मतलब इसकी हत्या करवा देगा, ठीक है। इस प्रकार से जो गजनी वंश रहता है उसका जो अंतिम शासक खुसरो मलिक रहता है उसकी हत्या हो जाती है। 1189 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। उसमें भटिंडा का जो पृथ्वीराज के चौहान थे, यही जो मेन कारण बनेगा, मतलब तत्कालिक कारण एक प्रकार से देख सकते हैं, ये जो बनेगा
तराइन का जो प्रथम युद्ध होगा उसका तत्कालिक कारण बनेगा। चूंकि ये भटिंडा का दुर्ग जीत लेगा तो पृथ्वीराज चौहान और उसके बीच अगला जो युद्ध होगा तराइन का युद्ध होगा। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन के 3 युद्ध होंगे, 2 युद्धों के बारे में आज हम बताएंगे। अगला युद्ध एक और जो तीसरा युद्ध है वो उसके बारे में हम दिल्ली सल्तनत में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में होगा। 1191 भटिंडा के निकट तराइन का जो प्रथम युद्ध होगा, इस युद्ध का जो सेनापति रहेगा पृथ्वीराज का जो भाई रहेगा गोविंद राय रहेगा, या इसे खांडे राव के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में भाले से गौरी को घायल कर दिया, परंतु एक खिलजी अधिकारी, हाँ क्या होता है कि मतलब जब ये 1191 में गौरी का पृथ्वीराज तृतीय से, इसका एक नाम राय पिथौरा भी था, तो याद रखिएगा राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा, ये इसी का पृथ्वीराज चौहान का ही नाम था। ठीक है, तो इसको पृथ्वीराज तृतीय जो था, इसकी सेना का जो सेनापति था वो गोविंद राय था, जिसका खांडे राव भी नाम है, गोविंद राय खांडे राव। ये क्या करेगा, गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित करेगा, जिसका इसको मतलब इतना बुरी तरीके से घायल हो जाएगा, और इसको मतलब इसको मारने वाला होता है। तभी क्या होता है, एक खिलजी अधिकारी मतलब आता है, खिलजी सैनिक आएगा और गौरी को उठाकर ले जाएगा बचाकर। फरिश्ता बताता है कि मोहम्मद गौरी मतलब उसको इतना दुख हुआ इस हार का, मतलब इतना इसके अपमान हुआ, उसकी भावनाओं को इतना ठेस पहुंचा कि वह जब जाता है वहां पर तो बहुत समय तक कुछ मतलब खाता पीता नहीं ठीक से, ना तो अपनी पत्नी से मिलता है और ना ही अपना जो परिधान चेंज करता है, और मतलब पूरा 1 साल तक ये रणनीति बनाने में लग जाएगा कि हम कैसे करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित करेंगे। तो चूंकि 1 साल अब ये क्या करेगा, अपना सेना एकत्रित करेगा, मतलब सेना का संगठन करेगा और नए नए चीजों को मतलब क्या पूरा एक रोड मैप तैयार करेगा कि हमें कैसे जीतना है। फिर क्या करेगा, जब 1 साल बाद तैयारी करके आगे बढ़ेगा, तराइन का जो दूसरी युद्ध इसके बाद होगा, तराइन के जब पृथ्वीराज चौहान की ओर आगे बढ़ेगा तो जब उसकी सीमा के पास पहुंचता है तो मोहम्मद गौरी ने कुआमुल मुल्क नामक एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजेगा और बोलेगा कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। चूंकि पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगता रहता कि हमने इसको पिछली बार हरा दिया था, तो वो अधीनता मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी को चलते फिर आगे तराइन का द्वितीय युद्ध होगा, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी में। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मोहम्मद गौरी की जीत हुई। गौरी की सेना ने गजनी, चूंकि ये पूरी तरीके से तैयारी करके आएगा, और पृथ्वीराज चौहान क्या रहता है, इनको लगता है कि हम पहला युद्ध ऐसे ही हरा दिए थे गौरी को, तो ये मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं और उससे उतना ज्यादा मतलब ये सजग नहीं रहते हैं। और गौरी पूरी तरीके से एक मतलब सजगता के साथ युद्ध प्रणाली और कौशल का प्रयोग करते हुए गौरी को पराजित कर देगा। गौरी की सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध जो सेनानी रहेंगे, जिसमें एक खारबक रहता है, खरमेल रहेगा, इलाह तथा मुकलबा करके रहेंगे। इसके अतिरिक्त यलदौज और कुबाचा भी ऐबक के साथ आएंगे। ठीक है, तो इसामी के अनुसार बताता है कि जो गोविंद राय राजपूत सेना का सेनापति था, इसामी बताएगा जो गोविंद राय यानी खांडे राव जो था उसका सेनापति था, वही पृथ्वीराज चौहान जो था अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान स्वयं केंद्रीय सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसके सेना में बाएं दस्ते पर संचालन भोला कर रहा था, जो कि उसका प्रधानमंत्री था, और दाहिनी कमान पद्मशाह रावल के नेतृत्व में। ठीक है, तो गोविंद राय इस युद्ध में मारा जाएगा, जो इसका सेनापति है, जब मारा जाएगा और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के निकट पकड़ लिया जाएगा। और फिर चंद्रबरदाई बताते हैं कि इसको मतलब पृथ्वीराज चौहान को गौरी अपने साथ ले जाएगा, उसके बाद एक गौरी की हत्या कर देगा। फिर उसी अपराध के कारण मतलब इसको मृत्युदंड दिया जाए। हालांकि हसन निजामी जो बताता है, हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज जो चौहान था गौरी के साथ अजमेर गया और उसने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु जब उसने विद्रोह करने का षड्यंत्र किया तो मृत्युदंड दे दिया गया। मतलब हसन निजामी ऐसा बताता है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, परंतु जब विद्रोह करने का षड्यंत्र करता तो फिर उसका मृत्युदंड दे दिया जाता है। ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के जो पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक और दिल्ली के गोविंद राय के पुत्र को शासक बनाया। जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जो अजमेर का शासक रहेगा उसे उसी के बेटे गोविंद राज को बनाएगा। ठीक है, और आगे चलकर दिल्ली का जो शासक रहेगा उसे गोविंद राय का जो पुत्र है, मतलब इसका सेनापति खांडे राव रहता था, उसी का जो बेटा गोविंद राय का जो पुत्र रहेगा उसी को मतलब दिल्ली का
शासक बनाएगा, ठीक है। आगे चलकर गौरी ने आरंभ में, इसके पीछे एक कारण ये भी था कि मतलब गौरी ऐसा सोचता था कि अगर हम मान लिया भारत पे आक्रमण किया, यहाँ पर जो क्षेत्र जीता, अगर डायरेक्ट हम कोई तुर्की मतलब या जो तुर्क लोगों को अगर हम यहाँ पर मतलब अगर किसी को शासन में बैठा देंगे तो यहाँ की जो जनता होगी वो विद्रोह कर देगी, शायद वो उन्हें उतना पसंद ना करे। तो इस कारण ये क्या करते थे, ये हमेशा जीत कर यहीं के जो शासक होते थे, जो दुर्बल, जो उनके नियंत्रण में पूरी तरीके से काम कर सके, उन्हीं को बैठाते थे। इससे क्या होता था कि जो जनता थी वो विद्रोह भी नहीं करती थी और ये लोग आसानी से अपना इनका काम भी हो जाता था और ये उसका कठपुतली शासक बना के रखते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चंद्रावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा जाएगा। ये युद्ध जो होगा मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच इटावा के पास यमुना नदी के तट पर लड़ा जाएगा। इस युद्ध में जयचंद पराजित होगा। एक्चुअली जब ये मोहम्मद गौरी, चूंकि इसको पता चलता है मोहम्मद गौरी को कि जो पृथ्वीराज चौहान है और ये जो जयचंद है, ये दोनों लोग आपस में शत्रु है, इन दोनों का एक दूसरे से नहीं पड़ता। तो ये जब अजमेर को जीत लेगा तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ के चंद्रावर पे भी मतलब चंद्रावर के युद्ध में जयचंद पर भी अटैक करेगा और वहां भी इसको पराजित करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, गढ़वाल सिक्कों पर भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी लिपि को भी अपनाएगा। तो जो ये मोहम्मद गौरी रहता है, जयचंद को पराजित करेगा, उसके बाद इसके मतलब यहाँ पर लक्ष्मी चिन्ह के नागरी जो लक्ष्मी चिन्ह के सिक्के और नागरी लिपि का अपनाएगा। इसके पश्चात गौरी आगे बढ़कर वाराणसी को लूटेगा और जयचंद के राज्य के प्रायः सभी स्थानों पर अधिकार कर लेगा, मतलब आगे बढ़ेगा और वाराणसी को लूटेगा और जयचंद के जितने भी जो राज्य रहते हैं उन सभी पर अधिकार कर लेगा। इस प्रकार उत्तर भारत में कोई अन्य शक्तिशाली राजा नहीं बचा। तुर्कों के लिए इस विजय ने बंगाल तथा बिहार का मार्ग प्रशस्त किया। यहीं से ये मतलब जो इनको, चूंकि अब इनका उत्तर भारत में लगभग सभी क्षेत्रों पर अधिकार हो जाएगा, तो यहाँ से ये आगे बढ़ेंगे और बंगाल और बिहार के लिए भी आक्रमण करने के लिए भी सोचेंगे। आगे चलकर 1194 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर को जीत लिया। 1196 ईस्वी में ऐबक ने अजमेर के संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अढ़ाई होगा, ये ढाई नहीं होगा, ये अढ़ाई दिन का, ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी जो कि 1200 ईस्वी में पूर्ण होगी। ये अक्सर पूछ लिया जाता है अढ़ाई दिन का मस्जिद कौन बनवाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा अढ़ाई दिन का जो मस्जिद था उसे कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता। तो 1195-96 ईस्वी में गौरी पुनः भारत पर आया और उसने बयाना को जीता और ग्वालियर के शासक सुलक्षण पाल जो रहेंगे उसको अपने अधीन कर लिया, ठीक है। 1197 ईस्वी में ऐबक ने अलीनवाड़ा के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण कर उसकी जो राजधानी रहेगा उसको लूटेगा, ठीक है। आगे चलकर 1202-3 में जो ऐबक रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कलिंजर के जो शासक रहेगा, परमारदेव उन पर आक्रमण करेगा और इस युद्ध में परमारदेव की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। गौरी का एक सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो रहता है वो बिहार और बंगाल पर विजय पाई। इसका जो दूसरा एक मतलब इसके 3 सेनापति जो रहते हैं उसमें से एक रहता है बख्तियार खिलजी जो कि बिहार और बंगाल पर विजय पाएगी। बिहार में बार बार आक्रमणों की सफलता से उत्साहित होकर उसने उदंतपुरी पर आक्रमण किया और आगे बढ़कर उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया। ये जब बार बार बिहार पर अटैक करेगा और यहाँ पर उसको जब मतलब सफलता मिलेगी, इससे और उत्साहित हो जाएगा और ये उदंतपुर पर आक्रमण करेगा और आगे बढ़कर वहां पर जो नालंदा विश्वविद्यालय रहेगा उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा और नालंदा और बौद्धशिला जो विश्वविद्यालय जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे उनको नष्ट करेगा। कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में जब ये जलाता है उसको नष्ट करने के बाद, तो वहां की जो पुस्तकें हैं 1 महीने तक जलती रही थी, ठीक है। आगे चलकर संपूर्ण बिहार को जीतने के पश्चात 1204 और 5 में बंगाल पर आक्रमण करेगा। बिहार को जीतने के बाद ये जो बख्तियार खिलजी रहेगा ये बंगाल पर आक्रमण करेगा और जिससे सेन वंश का जो शासक लक्ष्मण सेन भयभीत होकर भाग जाएगा। क्योंकि ये इतना इसका दहशत फैल गया था मतलब बिहार में अटैक करने के बाद, तो जो ये जब बंगाल पे अटैक करेगा तो वहां का जो शासक रहता है सेन वंश का लक्ष्मण सेन, ये मतलब बिना युद्ध किए ही गद्दी छोड़कर मतलब भाग जाएगा मतलब वहां से। तो बख्तियार खिलजी नदिया पर, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, वहां पर नदिया पर अधिकार कर लेगा। इस प्रकार दक्षिण पश्चिमी बंगाल के अधिकांश भागों पर तुर्कों का अधिकार हो गया और लखनौती को बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी बनाएगा। बंगाल को जीतेगा और वहां की जो राजधानी लखनौती को अपनी राजधानी बनाएगा, ठीक है। आगे चलकर 1206 ईस्वी में पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। जब 1206 ईस्वी में खोखर विद्रोह करेंगे तो गौरी क्या करेगा, वापस आएगा और खोखरों को
पराजित करेगा। खोखरों को पराजित करते वक्त इसका जो एक सेनापति रहता है, मतलब उसमें एक इल्तुतमिश जो रहता है, एक दास रहता है जो ऐबक का दास होता है, और वो क्या करेगा, मतलब इसका बहुत ज्यादा उसमें खोखरों का जो मतलब विद्रोह को शांत कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा, और ये गोरी की काफी मदद करेगा। इससे गोरी क्या हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा इसके शौर्य को देखकर, और फिर ऐबक को बोलेगा कि इसे दास्ता से मुक्त कर देने के लिए। तो ये जो इल्तुतमिश रहेगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले से ही मतलब दास्ता से मुक्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदा भारत को जीतने के बाद, ये जो भारत पे मतलब दिल्ली और अजमेर पे अधिकार करने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पर जो सिक्के अपने जो चलाता है उसमें एक तरफ कलिमा खुदा रहेगा, दूसरी तरफ उसका रहेगा लक्ष्मी और नंदी की आकृति को अंकित रहती है। इसका जो सिक्का रहता है उस पर एक तरफ कलमा खुदा रहेगा, दूसरी पे नंदी और लक्ष्मी की आकृति। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर देवनागरी में मोहम्मद बिन साम भी लिखा रहता था। ठीक है, इनके सिक्कों को देहलीवाल सिक्के कहे जाते थे। ये देहलीवाल सिक्के भारत में तुर्क विजय के समय प्रचलित थे। ठीक है, तो ये जो कुछ मेन बातें इन्हें आप याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर सिंधु के तट पर नमाज पढ़ते समय गोरी की हत्या कर दी गई। जो 15 मार्च जब ये खोखरों का विद्रोह शांत करके दोबारा से जब ये वापस लौट रहा होता, वहीं पर ये दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ रहा होता, तभी कोई मतलब ऐसा कहा जाता है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है जो खोखर थे उन्हीं में से कोई मतलब इनका जो नमाज पढ़ रहे थे हत्या कर देता है। और हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो करमाथी जाति के लोग शिया मुसलमान थे उन्होंने इसकी हत्या की थी। ठीक है, तो इसके आगे मोहम्मद गौरी के, चूंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, तो जब 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाएगी, तो जो गौरी रहेगा वो जो अपने राज्य को मतलब जो अपने गुलामों में बांट देगा। उसी में से जो दिल्ली और जो ये अजमेर और दिल्ली का जो क्षेत्र होगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाएगा। और इसमें इसको बोला जाए मतलब गौरी बताएगा, गौरी इसको निर्देश देगा कि आप यहाँ के जो भी राज्य हैं उन्हें एकत्र कीजिए। फिर कुतुबुद्दीन आगे चलकर भारत में एक नए राजवंश की नींव डालेगा जिसे गुलाम वंश कहा जाएगा, इसी को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, आगे चलकर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, जो कि 1206 से लगाकर दिल्ली सल्तनत आपका 1526 तक चलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आया था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो रहेंगे वो मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आएंगे और अजमेर बस जाएंगे। ये अक्सर पूछ लिया जाता है ना, ये अजमेर में आके बस जाते हैं। इन्होंने बाद में चिश्ती सिलसिले की स्थापना करेंगे और चिश्ती सिलसिले की स्थापना करेंगे। ठीक है, आगे चलकर भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा चलाई थी। जो भारत में सबसे पहले एकता प्रथा मोहम्मद गौरी चलाएगी। हालांकि जो इसको संस्था का रूप कौन देगा, वो इल्तुतमिश ने इसे संस्था का रूप दिया था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चूंकि भारत पर अटैक किया तो उसका कुछ प्रभाव भी होगा। सबसे बड़ा प्रभाव तो ये हुआ कि जो छोटे छोटे राज्य थे उनको जीत कर एक संगठित राज्य बनाए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। सबसे जो प्रमुख इसका प्रभाव पड़ेगा कि एक केंद्रीय सत्ता बनाएगा दिल्ली। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहु राजतंत्र की समाप्ति हो गई। मतलब यहाँ जो छोटे छोटे राज्य थे, राजपूत राज्य, उनको समाप्त करके एक मतलब केंद्रीय सत्ता बनाएगा जिसमें बहुत सारे राज्यों को शामिल करेगा, जिनको जीत के शामिल करेगा। तुर्कों के आगमन से भारत की पुरानी जो कमजोर प्रथाएं थी और नए संपर्क व संबंधों का उदय हुआ। राजनीति की दृष्टि से अब सामंतवाद की जगह केंद्रीय निरंकुश प्रणाली का उदय हुआ, केंद्रीकृत। मतलब इससे पहले क्या था, जो छोटे छोटे राज्य थे आपस में ही लड़ते रहते थे, और जब ये यहाँ पर दिल्ली सल्तनत मतलब जो तुर्क की जब विजय होगी, तुर्क लोग यहाँ गौरी जीतेगा, तो उसके बाद ये पूरा एक केंद्रीय सत्ता मतलब निरंकुश शासन प्रणाली बनाएंगे। सभी राज्यों को एक साथ शामिल करेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, व्यापार में नई गति हुई। चूंकि जब छोटे छोटे राज्य थे तो इन्हें व्यापार में भी काफी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और अब ये एक साथ जब सारे मतलब शामिल हो गए तो व्यापार भी बढ़ जाएगा, तो आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ठीक है, तुर्कों की विजय का जो प्रभाव रहेगा सैन्य क्षेत्र में भी पड़ेगा। चूंकि इससे पहले जो थी छोटी छोटी टुकड़ियां थी सेनाओं की, उसके बाद एक विस्तृत बहुत ही संगठित और मतलब एक अच्छी सेना का गठन होगा, जो बहुत मतलब बड़ी सेना होगा, एक प्रकार से संगठित भी होगी। और युद्ध अब किसी एक जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं रह जाएगा। सामंती सेनाओं के स्थान पर दृढ़ स्थायी सेनाओं
की व्यवस्था की गई, जिसमें केंद्र द्वारा सैनिक भर्ती किए जाएंगे और मतलब एक व्यवस्थित सेना बनाई जाएगी, जिससे ये लोग आसानी से किसी भी जो बाहरी आक्रमणकारी या मतलब अपने अगर राज्य को विस्तार करना चाहें तो उसे अच्छे से विस्तार कर सके। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग जो अभी तक हमने अब तक जो भी पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप इस लेक्चर का क्लास नोट्स चाहिए और अगर आप इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह देना चाह रहे हैं तो हमारा ऐप है एग्जाम हंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से आप क्लास का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अगर आप टेस्ट देना चाहें तो वहाँ पर आपको कुछ टेस्ट अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या जो भी है सीयूटी, पीजी या हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।